हेलो दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, यहाँ पर बोल सकते हैं आप इकोलॉजी का छोटा सा टॉपिक। अगर आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं 11th बायोलॉजी के, तो ये आपके लिए कारगर साबित होगा। साथ में ही अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है? सबसे पहले आपको ये चीज जानने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जैव विविधता होती क्या है। मान लीजिए ये एक इकाई क्षेत्र है, ये एक विशिष्ट इकाई क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपके पास में ये जातियां पाई जा रही हैं, जंतु या फिर पादप जातियां पाई जा रही हैं। मान लीजिए ये पादप जातियां पाई जा रही हैं, इसमें नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की जंतु और पादप जातियां पाई जा रही हैं। तो एक विशिष्ट क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जंतुओं और जीवों की जो विविधता है उसी को आप बोलते हैं जैव विविधता। अब हमारा जो संरक्षण करने का जो तरीका है उसे हम साइंटिफिक तरीके से दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन, जैव विविधता का संरक्षण करना, उनको दोहन होने से बचाना, और जो विकास हो रहा है उसको समानांतर में रखते हुए सतत विकास करते हुए जैव विविधता को आपको संरक्षित करना ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहलाता है। तो इसकी अगर परिभाषा लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे साथ लिख सकते हैं आप कि विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैव जातियों का, और जैव यानी कि जिसमें पादप भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे, का संरक्षण करना। अब संरक्षण कैसे हो सकता है? डायरेक्ट रूप से तो आप ऐसे हो सकता है कि उनके शिकार को प्रतिबंध पे लगा दें और लोगों को सामाजिक चेतना फैलाएं कि किस तरह से हर एक स्पीसीज हमारे लिए इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो इसको भी आप सामाजिक चेतना के रूप में भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। साथ में पर्यावरण को आप शुद्ध रख सकते हैं, उनके लिए आवास उपलब्ध करवा सकते हैं, उनके आवास को क्षति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, विकास को सतत विकास रखना है आपको, सतत विकास बनाए रखना क्या कहलाता है? जंतु या पादपों का दोहन रोकना, ये क्या कहलाता है? ये आपके जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। यानी कि आप बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास अवेलेबल करवाएंगे तो वहां पे जंतु या फिर पादप जातियों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप उन्हें दोहित करके किसी प्रकार का लाभ ले रहे हैं तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को जो जैव संसाधन हम यूज कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पर्यावरण विभाग या फिर आपकी भारत या राज्य सरकार के द्वारा जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है आपके इन सिटू, जिसे आप बोलते हो स्वस्थानीय संरक्षण। ओके, और दूसरा होता है आपके एक्स सिटू, जिसे आप बोलते हो बहिस्तानी संरक्षण। यानी कि एक होता है इंसिटू कंजर्वेशन जिसे आप बोलते हो सहस्थानीय संरक्षण, और एक होता है एक्सिटू कंजर्वेशन जिसे आप बोलते हो बहिस्तानीय संरक्षण। इन्हीं को हम देखेंगे कि किस तरह से आप जंतु या फिर पादप जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जो दुर्लभ है, या फिर जो सामान्य पादप प्रजातियां हैं, उनका भी संरक्षण आपको किस तरह से करना है। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको ले चलता हूं अगले पेज में, और यहां पे हम दोनों टाइप देखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं इंसिटू कंजर्वेशन, ठीक है, और एक जगह लिख लेते हैं हम एक्सिटू कंजर्वेशन, बहिस्तानी संरक्षण। जैसा कि नाम से पता चल, सबसे पहले अगर हम इंसिटू देखें, ये प्राकृतिक प्रकार का संरक्षण है, ये नेचुरल टाइप का संरक्षण है। यानी कि इसमें कोई भी कृत्रिम चीजें नहीं आएंगी। मान लीजिए एक विशिष्ट क्षेत्र में जहां पे जैव विविधता बहुत अधिक है, उसको बाउंड्राइज करके, उसका प्रोटेक्शन करके अगर मनुष्य के द्वारा वहां पर संरक्षण किया जा रहा है जंतु और पादप जातियों का, तो उसे आप बोलोगे इंसिटू।
तो ये संरक्षण कहाँ किया जाता है? जंतु या फिर पादप जातियों का जो नेटिव स्थान होता है, जहां पे उनका जन्म हुआ है, उसी स्थान पे उनको प्राकृतिक कंडीशंस दी जाती हैं। चाहे उनके लिए खाना उपलब्ध करवाना हो, चाहे उनकी सुरक्षा करनी है, चाहे उनके लिए शिकार को प्रतिबंध करके उनकी सुरक्षा करनी है। तो यहां उनके लिए प्राकृतिक आवास वाली कंडीशन, प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियां दी जाती हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि उनका जो स्थान है वो नेटिव ही होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहां पे वाइल्ड स्पीसीज नेटिव वाले स्थान की ही होनी चाहिए। इसके अगर अलावा, अगर उनके प्राकृतिक आवास के अलावा अगर उन्हें आप बाहर ले जाके उसमें कोई भी किसी भी रूप में अगर उनका संरक्षण करते हैं, चाहे उनके जीनोमिक अल्टरेशन हो या फिर उनका डीएनए का संरक्षण करना चाह रहे हो, आप उनके डीएनए की स्टडी करना चाह रहे हो, अगर वो भविष्य में विलुप्त हो जाती हैं तो आपको एक सीक्वेंस उनका पता रहे और उन्हें आप वापस से जनरेट कर पाए, नेचर में उपलब्ध करवा पाए। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन ये एक तरह से आर्टिफिशियल कंजर्वेशन रहेगा, हालांकि नेचुरल कंडीशन देने की ट्राई की जाती है, लेकिन ये जंतुओं के नेटिव प्लेस, नेटिव या फिर वाइल्ड प्लेस से दूर जाकर इसमें संरक्षण किया जाता है, दूर जाकर संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक जाति, ए जाति एक विशिष्ट स्थान, ये मान लीजिए ए जाति है और ये आपकी एक स्थान मान लीजिए राजस्थान में उग रही है, ठीक है। और राजस्थान में मान लीजिए कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति इसके लिए उपलब्ध हो जाए, यानी कि इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है और पर्यावरण विभाग इसका संरक्षण करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, एक विशिष्ट स्थान पे ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान के जयपुर में ये स्पीसीज हो रही है और जयपुर में से प्रतिकूल कंडीशन मिल रही हैं, तो क्या करेंगे, उसे मान लीजिए आप ले गए माउंट आबू। अब माउंट आबू में ले जाके आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन अभी भी आप उसे प्राकृतिक ही देंगे, लेकिन ये स्पीसीज, इसका जो प्राकृतिक जन्म स्थान कहां था, जयपुर में था, लेकिन आप इसे ले गए उसके संरक्षण के लिए माउंट आबू में। तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा, ना कि इन सिटू, ठीक है। अब कुछ उदाहरण है इन सिटू और एक्स सिटू को जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए इन सिटू में आपके आ जाते हैं एक तो नेशनल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और एक आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान रहे, वन्यजीव अभयारण्य रहे और आपके बायोस्फीयर रिजर्व रहे। इन स्थानों पे अगर संरक्षण किया जा रहा है जंतु या फिर पादप जातियों का, तो वो कैसा संरक्षण है, आपके इन सिटू स्वस्थानीय संरक्षण है। अगर बहिस्थानी की बात करें तो बहिस्थानों में आपके कौन कौन से स्थान आ जाते हैं, जूलॉजिकल गार्डन आ जाते हैं, बॉटेनिकल गार्डन आ जाते हैं। अब देखिए बॉटेनिकल गार्डन में भी प्राकृतिक उसे कंडीशन दी जाएगी, लेकिन वो किसके द्वारा दी जा रही है, मनुष्य के द्वारा दी जा रही है, और एक बाउंड्री आपने खुद क्रिएट करके दी है वहां पे, ठीक है। वहां पे अगर कोई जंतु को आप रख रहे हो कोई गार्डन में, जूलॉजिकल गार्डन में, तो उसके लिए आप आवास दोगे, उसे खाने के लिए दोगे, उसका रोगों से उसकी सुरक्षा करोगे, तो ये सारी कंडीशन आपकी देख रेख में होगी, तो वो बहिस्थानीय संरक्षण होगा। साथ में ही जीन बैंक है, उसकी जीन को आप सुरक्षित कर सकते हो जीन बैंक के माध्यम से। डीएनए बैंक है, यहाँ पे डीएनए और जीन का, और आपकी सीड बैंक है, सीड को आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, अति शीतन उपचार। यानी कि उसकी सारी रासायनिक और जैविक गतिविधियों को क्या कर दिया जाता है, संदमित कर दिया जाता है और उसे संरक्षित करने की ट्राई की जाती है। तो आपको बेसिक सा ध्यान रखना है, अगर किसी भी जाति या फिर जंतु या फिर पादप को उसके प्राकृतिक आवास जहां पे उसका जन्म हुआ है, उस वाइल्ड स्थान पे उसका अगर आप प्रोटेक्शन कर रहे हो तो वो इन सिटू में आएगा। उसके अलावा उस स्थान के अलावा कहीं बाहर जाके उसका आप संरक्षण कर रहे हो, चाहे वो जीन बैंक है, डीएनए बैंक है, सीड बैंक है, जूलॉजिकल गार्डन है, उस स्थान को आप बहिस्थानीय संरक्षण में ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब ये आप 11th के एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, 12th
ट्वेल्थ की एनसीईआरटी, सॉरी 11th की नहीं, 12th की इकोलॉजी वाले चैप्टर में आप जाएंगे और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी नीट में भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगली वीडियो में हम कोई दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। इसमें केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए संरक्षण आप किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए जो भी स्पीसीज है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको दोहन नहीं करना है, उसका आवास को नष्ट नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। कई बार होता है मानवीय आवास या फिर बस्तियां बनाने के लिए नेचुरल हैबिटेट को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे वहां की जो नेटिव स्पीसीज हैं वो खत्म होने लगती हैं। दूसरा, कोई भी एक्सोटिक स्पीसीज का प्रवेश आपको नहीं करवाना है। एक्सोटिक स्पीसीज है जो बाहर से इस एनवायरनमेंट में नहीं रह रही हो, एक्सोटिक स्पीसीज को नहीं लेके आना है। जैसे अब हमारे यहाँ पे आइकॉर्निया, सॉरी हाँ आइकॉर्निया रहे, ठीक है, कांग्रेस घास रहे, तो ये सारी जो स्पीसीज हैं वो कैसी हैं, वो एक्सोटिक स्पीसीज हैं, विदेशी जातियां हैं जो बाहर से लाई गई हैं। और ये क्या होता है, इनका यहाँ पे नेचुरल जो परबच्छी होता है जो इन्हें नष्ट कर सकता है, इनकी अत्यधिक मात्रा को रोकने से बचा सकता है, वो यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो किसी भी अगर आप एक्सोटिक स्पीसीज को लेके आ रहे हो तो पहले आपको इस चीज में जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेना जरूरी है, और वहां पे इसकी जांच की जाएगी कोई किसी प्रकार का रोग तो नहीं है इनमें, कहीं ये जैसे जलकुंभी वगैरह हो जाती हैं आपके, बहुत सारा आपके जो जलीय राशियां होती हैं उस पर पूरा कब्जा कर लेती हैं। तो इस तरह से आतंक के रूप में किसी भी स्पीसीज को लेके नहीं आना है, और लेके भी आए तो भी आपको विशेषज्ञ की राय लेना जरूरी है, और इसके लिए अलग से टॉपिक हो जाता है, हालांकि उसके बारे में मैं डिस्कस में नहीं जाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको किसी भी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे क्या रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखना है, और ये आने वाले फ्री रखना है। आने वाले टाइम का सबसे बड़ा हमारे मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, साउंड हो, या फिर आपके वाटर पॉल्यूशन हो, या फिर आपके लैंड पॉल्यूशन हो, सारे टाइप के पॉल्यूशन मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी स्पीसीज को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिसका आने वाले समय में इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। तो गाइस इसी टॉपिक के साथ मैं खत्म करता हूं आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।